गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो हम लोग लास्ट क्लास के अंदर एस ब्लॉक एलिमेंट्स में NaOH के रिएक्शंस के बारे में पढ़ रहे थे। सो इन द लास्ट क्लास वी स्टडीड द रिएक्शन ऑफ NaOH विथ मेटल्स। तो हमने पढ़ा था कि NaOH की रिएक्शंस हम अगर मेटल्स के साथ रिएक्शन करवाते हैं तो 3 तरह के सॉल्ट्स हमको मिलते हैं। मान लीजिए M मेटल था, जस्ट ए क्विक रिवीजन। तो हमको कौन कौन से सॉल्ट्स मिलते हैं? एक Na2MO2 टाइप के सॉल्ट मिलते हैं। देन तुम्हारे पास NaMO2 एंड Na2MO3, इन 3 टाइप के हमको सॉल्ट मिलते हैं। साथ में हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है ना। इसमें हमने देखा था कि Na2MO2 वाले कौन कौन से थे? बेरिलियम और जिंक के, हाँ है ना। देन तुम्हारे पास Na2MO2 वाला, ये किसका था? एल्यूमिनियम का। और Na2MO3 ये था Sn का एंड Pb का। ठीक है, तो ये हम लोगों ने लास्ट क्लास के अंदर पढ़ा था। अब हम लोग अगला जो पढ़ने वाले हैं वो है तुम्हारे पास NaOH की रिएक्शन विथ सॉल्ट्स। क्या? NaOH की रिएक्शंस विथ सॉल्ट्स। तो उसके साथ हम लोग आज का लेक्चर कंटिन्यू करते हैं। तो सबसे पहले आज हम लोग पढ़ेंगे क्या? रिएक्शन विथ सॉल्ट्स। आज हम लोग का जो अगला पॉइंट है वो है रिएक्शन विथ सॉल्ट्स। सॉल्ट्स के साथ NaOH की रिएक्शन। तो बेटा सॉल्ट्स के अंदर हम लोग टोटल डिफरेंटली 4 तरीके से पढ़ेंगे। 4 डिफरेंट टाइप के सॉल्ट्स हैं हमारे पास। सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे विथ अमोनियम सॉल्ट्स, काफी इंपॉर्टेंट है। विथ अमोनियम सॉल्ट्स काफी इंपॉर्टेंट है तुम्हारे पास बेटा, क्योंकि एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है। ठीक है, तो देखना ध्यान से। अमोनियम सोल्ट, सबसे पहले तो अमोनियम सोल्ट्स होते किस टाइप के हैं? जैसे कि देखिए NH4Cl है, अमोनियम क्लोराइड है, ये तुम्हारे अमोनियम का सोल्ट है एक। ठीक है, जैसे कि NH4 होल ट्वाइस SO4 है, अमोनियम सल्फेट। ठीक है, जैसे तुम्हारे पास अमोनियम कार्बोनेट की बात करें NH4 होल ट्वाइस CO3। ठीक है, जैसे अमोनियम नाइट्रेट NH4 NO3, अमोनियम नाइट्राइट जैसे कि NH4 NO2 एटसेट्रा। इस टाइप के जो तुम्हारे सॉल्ट्स हैं उनकी रिएक्शन विथ NaOH, इनको हम लोग अमोनियम सॉल्ट्स की कैटेगरी में रखते हैं। ठीक है, तो बेटा ध्यान में रखना कि जितने भी अमोनियम सॉल्ट्स हैं, क्या जितने भी अमोनियम सॉल्ट्स हैं वो तुम्हारे पास बेस के साथ, NaOH क्या है? एक बेस है ना। तो किसी वो बेस के साथ, कोई भी बेस हो सकता है, यहाँ पर NaOH की बात नहीं है, वो कोई भी बेस हो सकता है, उसके साथ रिएक्शन करके अमोनिया गैस को रिलीज करते हैं। तो ये पॉइंट ध्यान में रखना कि ऑल अमोनियम सॉल्ट्स on reaction with any base, क्या बोला मैंने? विथ एनी बेस, कोई भी बेस हो सकता है। एनी बेस मतलब क्या है? तुम्हारे पास जैसे कि NaOH हो गया, एक बेस है, KOH हो गया, MgOH होल ट्वाइस हो गया, ये भी बेस है एक तुम्हारा, Na2CO3 हो गया। याद करो, कार्बोनेट्स के अंदर बताया था मैंने ये कैसा कार्बोनेट, जितने भी कार्बोनेट्स और बाइकार्बोनेट्स होते हैं एस ब्लॉक एलिमेंट्स के, वो सब क्या होते हैं? बेसिक इन नेचर होते हैं। जैसे कि तुम्हारा MgO हो गया ऑक्साइड्स में, ये भी तुम्हारे पास क्या है? बेसिक है। तो इनके साथ रिएक्शन करके विथ एनी बेस क्या करते हैं? रिलीजेस NH3 गैस, क्या करते हैं? NH3 गैस को रिलीज करते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास बेसिकली अमोनियम सॉल्ट्स के टेस्ट के लिए भी यूज करते हैं। क्या यूज करते हैं? अमोनियम जो सॉल्ट्स हैं उनके टेस्ट के लिए यूज करते हैं। कैसे यूज करते हैं? तो याद करो, मैंने रिएक्शंस शायद ये पहले लिखवाई है कि NH3 का अगर हम
HCl के साथ रिएक्शन करवाते हैं तो क्या बनता है, अमोनियम क्लोराइड बनता है, NH4Cl। NH4Cl जिसकी कैसी फ्यूम्स होती हैं, डेंस व्हाइट फ्यूम्स, डेंस व्हाइट फ्यूम्स के तौर पे निकलता है, और उससे हमको पता चलता है कि ये तुम्हारे पास एक अमोनियम सोल्ट हो सकता है। ठीक है, तो ये तुम्हारे पास एक टेस्ट है बेसिकली किसका, NH3 का टेस्ट है ये। दिस इज द टेस्ट फॉर NH3, वी विल स्टडी दिस इन सॉल्ट एनालिसिस। ठीक है, तो ये छोटी छोटी चीजें हैं सॉल्ट एनालिसिस में, यही सब चीजें आने वाली हैं, तो कोई ज्यादा बड़ा सॉल्ट एनालिसिस है नहीं। ठीक है, तो देखिए तुम्हारे पास, तो हमने क्या बोला कि जितने भी अमोनियम सोल्ट हैं वो किसी भी बेस के साथ रिएक्शन करके क्या करेंगे, NH3 गैस को रिलीज करेंगे। तो इसके लिए तुम्हारे पास एक तुम रूल बोल सकते हो क्या, कि कोई भी अमोनियम सोल्ट कैसे पता चलेगा, जिनमें NH4 पॉजिटिव अमोनियम जो सोल्ट है, अगर हम उसका रिएक्शन करवाएंगे किसी भी बेस के साथ, कोई भी बेस हो सकता है, ठीक है, तो क्या करेगा, सोल्ट बनाएगा प्लस साथ में वाटर एंड NH3 गैस को रिलीज करेगा। समझ में आएगा नहीं? तो ये तुम्हारे पास एक तरह से क्या रूल है। ठीक है, अब इसका एग्जांपल समझना, एग्जांपल से समझने की कोशिश करना। जैसे देखिए इसका एग्जांपल लेते हैं, अब ये तो हो गया तुम्हारे पास रूल हो गया, अब एग्जांपल से इसके हमारे एग्जाम में क्वेश्चंस कैसे आएंगे, तो देखना, जैसे मान लीजिए मैं NH4Cl है, इसका रिएक्शन NaOH के साथ करवाता हूं, NH4Cl का रिएक्शन मैं अगर NaOH के साथ रिएक्शन करवाऊं तो क्या बनेगा, उसका सोल्ट, NH4Cl क्या है, अमोनियम सोल्ट है, तो अमोनियम सोल्ट है तो हमने बेस के साथ रिएक्शन करवाया तो क्या बनेगा, सोल्ट बनेगा, वाटर और NH3। ठीक है, सोल्ट, अब तुम्हारे पास इस Na का पॉजिटिव और यहाँ पे NH4Cl में से Cl पे माइनस है, सोल्ट क्या बनेगा, NaCl, साथ में वाटर और NH3 गैस। समझे कि नहीं? तो अब देखो यहाँ पे जो सोल्ट है, ये सोल्ट है, इसमें एक Na पॉजिटिव है, ये Cl माइनस है, ये Na पॉजिटिव कहाँ से आया, ये तुम्हारा जो बेस है वहां से आया, सोल्ट के अंदर जो कैटायन है वो कहाँ से आया, बेस से, और जो Cl माइनस जो एनायन है वो कहाँ से आया, अमोनियम सोल्ट से। तो यहाँ पर एक जो रूल है इसमें हम क्या बोल सकते हैं, इसके अंदर जो कैटायन है वो कहाँ से आ रहा है, वो बेस से आ रहा है, और जो एनायन है सोल्ट का वो कहाँ से आ रहा है, अमोनियम सोल्ट से, NH4 पॉजिटिव अमोनियम सोल्ट से तुम्हारा एनायन आ रहा है। ठीक है, तो देखो ये पहला सोल्ट हो गया, तो पहली रिएक्शन हो गई, जैसे NH4Cl की रिएक्शन हमने करवा दी NaOH के साथ। कोई एक और रिएक्शन लिख लो, जैसे कि मान लो अमोनियम मेरे पास सल्फेट ही है, इसकी रिएक्शन अगर मैं करवाऊं NaOH के साथ, किसके साथ, NaOH के साथ, तो क्या बनेगा, सोल्ट बनेगा, तुम्हारे पास जो कैटायन है वो कहाँ से, बेस से, एनायन तुम्हारे पास अमोनियम सोल्ट से, तो जो सोल्ट बनेगा वो क्या बनेगा, Na2SO4 प्लस तुम्हारा वाटर और NH3 गैस। रिएक्शन को बैलेंस करो बेटा, वाटर बना तो 2NaOH हमको यहाँ पे रिक्वायर्ड होगा, 2H2O और 2NH3, बराबर है कि नहीं, रिएक्शन बैलेंस्ड है। ठीक है, तो ये तुम्हारे पास दूसरा रिएक्शन हो गया। देखो फिर से अमोनियम सोल्ट है तुम्हारे पास, उसका हमने रिएक्शन NaOH के साथ करवा दिया। ठीक है, एक काम करते हैं, एक और रिएक्शन का एग्जांपल समझते हैं। जैसे देखिए, हो सकता है कोई बोले सर आपने NaOH लिया, कोई दूसरा बेस लीजिए। जैसे मान लो मैं बेस लेता हूं तुम्हारा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को, किसको, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो जैसे देखना, ये मान लीजिए तुम्हारे पास कोई और एक अमोनियम सोल्ट है NH4NO2, ये क्या है, दूसरा कोई अमोनियम सोल्ट है NH4NO2, इसका रिएक्शन मान लीजिए मैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH होल ट्वाइस के साथ करवाता हूं, तो ये भी क्या है, बेस है, ये क्या है, अमोनियम सोल्ट है। तो बेस का मैंने जैसे ही रिएक्शन करवाऊंगा यहाँ पर अमोनियम सोल्ट के साथ, तो सबसे पहले क्या बनेगा, सोल्ट बनेगा, कैल्शियम पे कितना चार्ज, 2 प्लस, NO2 पे -1, तो जो सोल्ट बनेगा वो क्या बनेगा, CaNO2 होल ट्वाइस प्लस तुम्हारा वाटर और
NH3 प्लस वाटर साथ में NH3। समझे कि नहीं? अगर रिएक्शन को बैलेंस करना है तो देखो यहाँ पे 2 है, ये मैंने 2 लगा दिया, तो अमोनिया कितना रिलीज होगा? NH3 से। समझ में आया कि नहीं? तुम्हारा रिएक्शन क्या हो गई? 2H2O प्लस 2NH3। ठीक है, देखो कोई भी दूसरा बेस मैंने लिया, NH3 के साथ रिएक्शन करवा दिया, सॉरी यहाँ पे NH4NO2 अमोनियम सोल्ट के साथ रिएक्शन करवा दिया। ठीक है, तो अमोनिया कैसे रिलीज हो गया? एक और एग्जांपल ले लीजिए, जैसे देखिए NH4NO3 अमोनियम नाइट्रेट। ये क्या है? अमोनियम नाइट्रेट। जो पहले वाला था ये क्या था? अमोनियम नाइट्राइट। ये क्या है? पहले वाले का नाम क्या दोगे? अमोनियम नाइट्राइट। और जो दूसरा वाला है उसका क्या नाम है? अमोनियम नाइट्रेट। किस बेसिस पे हमने ये नाम दिया? उनकी ऑक्सीडेशन स्टेट के बेसिस पे। किसके बेसिस पे? उनकी ऑक्सीडेशन स्टेट के बेसिस पे। तो मान लीजिए मैंने NH4NO3 का रिएक्शन इस बार मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड के साथ करवाया, NH4 में MgOH होल ट्वाइस के साथ बेस चेंज कर दिया। ठीक है, तो प्रोडक्ट क्या बनेगा? सोल्ट बनेगा। किसका? मैग्नीशियम का। MgNO3 होल ट्वाइस, साथ में वाटर और NH3 गैस। समझे कि नहीं? रिएक्शन को बैलेंस करोगे, NO3 2 है यहाँ पर, तो ये 2 तुम्हारे पास, तो यहाँ पर ये 2NH3, वाटर भी कितने? 2H2O, तो ये बैलेंस रिएक्शन हो गई। ठीक है कि नहीं? अब इसके ऊपर क्वेश्चंस कैसे आएंगे? देखो तुम्हारे पास अब ये चीज नहीं पता होगी तो तुम एग्जाम में क्वेश्चंस नहीं कर पाओगे। जैसे मान लीजिए मैं एक क्वेश्चन लेता हूं कि तुम्हारे पास विच ऑफ द फॉलोइंग, मान लीजिए जैसे क्वेश्चन है तुम्हारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑन रिएक्शन विथ a base releases NH3 gas, ठीक है, या फिर प्रोड्यूसेज NH3 गैस। तो ये तुम्हारे पास क्वेश्चन आ गया। अब इसको करोगे कैसे? जैसे मान लीजिए मेरे पास ऑप्शन ए दिया हुआ है, ऑप्शन ए इज NH4 होल ट्वाइस CO3, ऑप्शन बी इज NH4Br, ऑप्शन सी मान लो तुम्हारे पास है बेटा NH4 होल ट्वाइस सल्फर अमोनियम सल्फाइड, एंड ऑप्शन डी इज मान लीजिए ऑल ऑफ दीज। तो क्या करोगे? तुम्हारे पास ये, अब अगर तुमको ये पता होगा कि भाई कोई भी अमोनियम सोल्ट है, सारे के सारे देखो ऑप्शंस में क्या है? अमोनियम के सोल्ट्स हैं, सारे के सारे क्या हैं? अमोनियम के सोल्ट्स हैं। अब हम जानते हैं कि अमोनियम सोल्ट्स जो है वो बेस के साथ, यहाँ पर मैंने बेस लिखा, हो सकता है ये बेस ना लिख करके एग्जामिनर तेज हुआ तो वो क्या करेगा? तुम्हारा कोई NaOH लिख देगा, KOH लिख देगा, Na2CO3, कोई भी बेस लिख देगा। तो तुमको बस पहचानना है। ठीक है, उसके लिए बस इतना तुमको पता होना चाहिए, तुम डायरेक्टली क्वेश्चन लगा सकते हो। देखो सारे के सारे क्या हैं? अमोनियम के सॉल्ट्स हैं, तो सब बेस के साथ रिएक्शन करके NH3 गैस को रिलीज करेंगे। ठीक है, तो ये था हमारे पास पहले टाइप की रिएक्शंस विथ सॉल्ट्स। तो अब बेटा हमारे पास दूसरे टाइप की रिएक्शंस, दूसरे जो सॉल्ट्स हैं NaOH के साथ रिएक्शंस, उनके बारे में पढ़ेंगे। सेकेंड टाइप की जो हमारे पास रिएक्शंस हैं, ये वो है जो तुम्हारे पास जो सॉल्ट्स विच फॉर्म सॉल्यूबल कॉम्प्लेक्स या फिर कंपाउंड, जो सॉल्यूबल कॉम्प्लेक्स या फिर कंपाउंड्स का फॉर्मेशन करते हैं। तो पहला हमारे पास था अमोनियम सोल्ट्स के बारे में। दूसरा अब हमारे पास है वो सोल्ट्स जो तुम्हारे NaOH के साथ सॉल्यूबल कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन करते हैं। कैसे? देखिए बेटा जी, याद करो मैंने एम्फोटेरिक एलिमेंट्स के बारे में बताया था। कौन कौन से एलिमेंट्स थे? याद करो, ट्रिक बताया, क्या बताई थी मैंने ट्रिक? कि जनाबे अली ने बेकार पंजाबी सॉन्ग गाया, है ना? तो कौन कौन से एलिमेंट्स थे? जिंक, एल्यूमिनियम, बेरिलियम, क्रोमियम, लेड, टिन एंड
गैलियम। यही हमारे पास थे एम्फोटेरिक एलिमेंट्स। तो इनमें हम लोगों को किस किस के बारे में पढ़ना है? जिंक के, एल्यूमिनियम, पीबी और जो एसएन है, क्या पीबी और जो एसएन है, तो अब इनके रिएक्शंस हमको पढ़नी है। ठीक है, तो होता क्या है इसके अंदर, तो तुम्हारे पास देखिए कैसे बनाते हैं बेटा। ये जो एलिमेंट्स हैं, क्या जिंक, एल्यूमिनियम, तुम्हारे पास टिन एंड लेड, तुम्हारे जब हम इनिशियली जब लिमिटेड NaOH के साथ रिएक्शन करवाते हैं, क्या लिमिटेड मतलब कम NaOH के साथ जब रिएक्शन करवाते हैं, तो क्या करते हैं? पहले अपने हाइड्रोक्साइड्स का फॉर्मेशन करते हैं। क्या करते हैं? पहले अपने हाइड्रोक्साइड्स का फॉर्मेशन करते हैं। फिर वो जो तुम्हारे हाइड्रोक्साइड्स होते हैं वो क्या होते हैं? इनसॉल्युबल होते हैं। वो क्या होते हैं? इनसॉल्युबल। तो फिर हम उन हाइड्रोक्साइड्स का रिएक्शन विथ एक्सेस NaOH के साथ करवा करके उसका सॉल्युबल कंपाउंड बनाते हैं। समझ में आया कि नहीं? तो ऐसे सोल्ट्स तुम्हारे पास इस कैटेगरी में आते हैं। तो सबसे पहले क्या तुम्हारे पास ये जो जितने भी तुम्हारे पास ये मेटल हैं, इनके सोल्ट्स, ऑल दी अबव मेटल सोल्ट्स कौन कौन से? जिंक, एल्यूमिनियम, पीबी एंड एसएन। ऑल दी अबव दीज मेटल सोल्ट्स on reaction with किसके साथ? NaOH। यहां पर NaOH के साथ रिएक्शन करके सबसे पहले क्या करते हैं? फर्स्ट फॉर्म्स देयर हाइड्रोक्साइड्स, फर्स्ट फॉर्म देयर इनसॉल्युबल। कैसे हाइड्रोक्साइड? इनसॉल्युबल। ये तुम्हारे ध्यान में रखना जरूरी है। कैसे हाइड्रोक्साइड? इनसॉल्युबल हाइड्रोक्साइड्स विच बिकम सॉल्युबल, जो क्या हो जाते हैं? बाद में सॉल्युबल हो जाते हैं। कब? तुम्हारे पास इन एक्सेस ऑफ NaOH। किसमें? एक्सेस ऑफ NaOH की प्रेजेंस में क्या हो जाते हैं? वाटर सॉल्युबल हो जाते हैं। समझ में आया कि नहीं? तो तुम्हारे एग्जांपल समझना। क्या? जैसे मान लो जिंक, यहां पे क्या लिखा देखो, इन मेटल के जो सोल्ट्स हैं, जैसे देखो मैंने सोल्ट ले लिया ZnSO4। हो सकता है कोई बोले कि सर आपने SO4 ही क्यों लिया? तो बेटा मैं ZnCl2 उसका क्लोराइड सोल्ट भी ले सकता हूं, उसका नाइट्रेट सोल्ट भी ले सकता हूं, और उसके सल्फेट सोल्ट्स भी ले सकता हूं। इनमें से तुम्हारे पास एटसेट्रा बोल सकते हैं, क्लोराइड हो गया, नाइट्राइट हो गया, सल्फेट्स हो गया। समझ में आएगा नहीं? इन जिंक का तुम्हारे पास ये कोई भी सोल्ट हो सकता है। तो ये मैं यहाँ पर बेसिकली कोई भी इनका सोल्ट ले सकता हूँ। तो क्या करूंगा? जैसे मान लो मैंने ZnSO4 सोल्ट है, जिंक का ये सोल्ट है, अगर मैंने इसका रिएक्शन पहले NaOH के साथ करवाया, क्या करवाया? मैंने इसका पहले रिएक्शन NaOH के साथ करवाया, तो क्या बनेगा? जिंक का हाइड्रोक्साइड। क्या बनता है? जिंक का हाइड्रोक्साइड। तो Na के ऊपर प्लस, SO4 पे 2 माइनस, तो एक तो Na2SO4 बनेगा। क्या बनेगा? Na2SO4, साथ में जिंक का हाइड्रोक्साइड का फॉर्मेशन होगा ZnOH होल ट्वाइस, जो कि क्या होता है? एक व्हाइट प्रेसिपिटेट। जो कि क्या होता है? एक व्हाइट PPT। क्या होता है? व्हाइट प्रेसिपिटेट होता है। समझ में आएगा नहीं? अच्छा, अब ये जो व्हाइट प्रेसिपिटेट है तुम्हारे पास वाटर इनसॉल्युबल है, PPT है तुम्हारे पास इनसॉल्युबल होता है। ठीक है, ये अगर हम इस व्हाइट PPT ZnOH होल ट्वाइस को अगर हम एक्सेस NaOH के साथ फिर से रिएक्शन करवाएं, पहले मैंने क्या किया? मान लीजिए मेरे पास क्या था? टेस्ट ट्यूब था, टेस्ट ट्यूब में जिंक का सोल्ट था ZnSO4, ऊपर से मैंने क्या किया? NaOH को, मतलब क्या कि पहले जैसे मान लीजिए ऐसे एग्जांपल्स हैं कि तुम्हारे पास पहले मान लीजिए टेस्ट ट्यूब है, ठीक है, इसमें मेरे पास शुरुआत में क्या है? ये यहाँ पर ZnSO4 सोल्ट था। मैंने शुरुआत में क्या किया? एक यहाँ पर ऊपर से NaOH डाला, थोड़ा सा मैंने लिमिटेड NaOH डाला, तो क्या बनाया? सबसे पहले Na2SO4 और ZnOH होल ट्वाइस, मतलब नीचे में तुम्हारा व्हाइट PPT फिर ZnOH होल ट्वाइस का बन गया। ठीक है, फिर मैंने क्या किया? ऊपर से और एक्सेस में NaOH को डाल दिया। तो क्या करता है? तुम्हारे पास ये एक्सेस NaOH के साथ तुम्हारा मिल करके क्या कर दिए? अपने सॉल्युबल
कंपाउंड का फॉर्मेशन करते हैं, लाइक Na2ZnO2। याद करो, जस्ट पहले वाली, इससे सोल्ट से पहले हमने जो रिएक्शंस पढ़ी थी, क्या है ये देखो, Na2MO2, इस टाइप के कंपाउंड्स का फॉर्मेशन करते हैं, साथ में वाटर। समझ में आएगी नहीं? बोलो। तो तुम्हारे पास इस हिसाब, तो ये तुम्हारे पास दूसरे टाइप के सोल्ट्स हैं। क्या होता क्या है बेसिकली इनमें, ये ध्यान में रखना है बस, कि पहले हम लोग लिमिटेड NaOH के साथ रिएक्शन करवाते हैं, उससे उनका प्रेसिपिटेट बनता है। क्या? उनके हाइड्रोक्साइड मेटल के रेस्पेक्टिव हाइड्रोक्साइड्स का फॉर्मेशन होता है, और फिर वो मेटल हाइड्रोक्साइड्स एक्सेस NaOH के साथ रिएक्शन करके, ये जो NaOH होता है वो क्या होता है, एक्सेस में होता है। ये वाला कौन NaOH किस में है, एक्सेस में है। तो हमारे पास अगर रिएक्शन बैलेंस लिखोगे तो ये लो 2NaOH, ठीक है। तो ये एक्सेस NaOH के साथ रिएक्शन करके फिर अपने सोल्यूबल कंपाउंड्स का फॉर्मेशन करते हैं। जैसे देखिए, और अगर मैं एक और रिएक्शन लिख लूं, जैसे मैंने अभी यहाँ पे जिंक और एल्यूमिनियम की बात की, तो एक काम करते हैं एल्यूमिनियम का लिख लेते हैं। एक काम करते हैं, इस बार एल्यूमिनियम का दूसरा सोल्ट लेते हैं AlCl3। तो इसका मैं सबसे पहले रिएक्शन करवाऊंगा NaOH के साथ, तो क्या बनेगा इसका प्रेसिपिटेट। तो 3NaOH का जरूरत पड़ेगा, AlOH होल थ्राइस, साथ में NaCl। NaCl कितने बेटा, 3 NaCl। अब ये याद करो, जो AlOH होल थ्राइस है, ये कैसा प्रेसिपिटेट होता है, व्हाइट जिलेटिनस प्रेसिपिटेट। हम लोगों ने मेटलर्जी में पढ़ा था, कैसा प्रेसिपिटेट होता है, व्हाइट जिलेटिनस PPT। जब हमने कंसंट्रेशन किया था एल्यूमिनियम का थ्रू तुम्हारे पास लीचिंग, है ना, तब हम लोगों ने इस प्रोसेस को यहाँ पर देखा था कि AlOH होल थ्राइस प्रेसिपिटेट की फॉर्म में मिलता है, जो कि कैसा प्रेसिपिटेट होता है, व्हाइट जिलेटिनस PPT। फिर ये जो AlOH होल थ्राइस है, अगर हम एक्सेस NaOH के साथ रिएक्शन करवाएं, इसका रिएक्शन किसके साथ, एक्सेस NaOH के साथ, तो क्या बनता है, NaAlO2, सोडियम मेटा एल्यूमिनेट। समझे कि नहीं? अब देखो, ये यहां पर रिएक्शन ये लो बैलेंस कर दिया मैंने, ठीक है। तो अब ध्यान से देखना, ये वाली रिएक्शन जो थी वो सेम टू सेम रिएक्शन है। वहां पर भी हमने जो NaOH यूज किया था वो क्या था, 40 to 45% तुम्हारे पास NaOH था, जो कि हमने बोले तो एक्सिस में NaOH, ठीक है। तो वहां पर भी हमारे पास सोडियम मेटा एल्यूमिनेट ही बना था, हाँ है ना, ठीक है। तो ये था तुम्हारे पास जो दूसरी टाइप की रिएक्शन, किसके साथ, एल्यूमिनियम के साथ। एक काम करो, फटाफट नोट करो। उसके बाद हमारे पास जो थर्ड है, एक काम करते हैं, एक और PB और SN का भी रिएक्शन लिख लेते हैं। जैसे मान लीजिए, लेड का मैंने सोल्ट लिया PbNO3। लेड का मैंने कौन सा सोल्ट लिया, PbNO3 होल ट्वाइस। क्या लिया, PbNO3 होल ट्वाइस। इसका मैंने रिएक्शन करवाया NaOH के साथ, किसके साथ, NaOH के साथ। तो बेटा जब NaOH के साथ मैं इसकी रिएक्शन करवाऊंगा, तो सबसे पहले क्या बनेगा, तुम्हारे पास Pb का हाइड्रोक्साइड, तो Pb एक तो OH होल ट्वाइस, साथ में तुम्हारे पास अमोनियम NaNO3। कितने NaNO3, 2। समझे कि नहीं, बोलो। और ये जो PbOH होल ट्वाइस बना है, ये कैसा है, ये तुम्हारे पास व्हाइट प्रेसिपिटेट है। कैसा प्रेसिपिटेट है, व्हाइट PPT। कैसा प्रेसिपिटेट है, व्हाइट PPT। तो सबसे पहले क्या बना, इनसॉल्युबल कंपाउंड बना। हमने Pb का रिएक्शन करवाया NaOH के साथ, Pb के सोल्ट का NaOH के साथ रिएक्शन करवाया, व्हाइट प्रेसिपिटेट बना। ये व्हाइट प्रेसिपिटेट फिर जब हम एक्सेस NaOH के साथ डालेंगे, क्या फिर से अभी अब जो NaOH है वो कैसा है, एक्सेस में, तो तुम्हारे पास क्या बनाएगा, अपना वाटर सॉल्यूबल कॉम्प्लेक्स Na2PbO2 प्लस वाटर। ये लो रिएक्शन बैलेंस्ड हो गई, 2 NaOH और 2 H2O। समझ में आया कि नहीं? तो यहां पर ये जो बना, ये क्या है, वाटर, ये वाटर सॉल्यूबल है। ये क्या है, वाटर सॉल्यूबल।
समझे कि नहीं? अब देखो तुम्हारे पास एक काम करते हैं, एसएन का भी लिख लेते हैं। जैसे मान लीजिए एसएन का मेरे पास सॉल्ट है SnSO4 प्लस मैंने इसकी रिएक्शन करवाई NaOH के साथ। तो सबसे पहले क्या होगा, एसएन यहाँ पे किस में है, +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में। तो ध्यान से देखो, तो तुम्हारे पास सबसे पहले क्या बनेगा, उसका हाइड्रोक्साइड SnOH होल ट्वाइस, साथ में Na2SO4, साथ में क्या बनेगा, Na2SO4। फिर ये जो SnOH होल ट्वाइस है, अगर मैंने इसकी रिएक्शन एक्सेस NaOH के साथ करवाई, किसके साथ, एक्सेस NaOH के साथ, तो सबसे पहले इसका क्या बनेगा, वाटर सॉल्युबल कंपाउंड Na2SnO2 प्लस तुम्हारा वाटर। समझे कि नहीं? तो ध्यान से देखो, बैलेंस करेंगे तो 2 NaOH लिखना पड़ेगा, और फिर हाइड्रोजन के लिए ये 2H2, यहां पर भी ऊपर में भी 2 NaOH है। ठीक है, तो ये मेरे पास बैलेंस्ड रिएक्शन हो गई। अब मान लीजिए Sn का मैंने याद करो बताया था कि Sn+2 में भी होता है और Sn+4 में दो तुम्हारे पास कंपाउंड्स होते हैं। तो ये तो था हमारे पास Sn+2 वाला। मान लो Sn+4 वाला हो तुम्हारा SnCl4, क्या, SnCl4। इसका अगर मैं रिएक्शन करवाऊं NaOH के साथ, तो क्या बनेगा, सबसे पहले उसका हाइड्रोक्साइड SnOH होल 4, क्या बनेगा, सबसे पहले उसका हाइड्रोक्साइड SnOH होल 4, साथ में NaCl। बैलेंस करोगे रिएक्शन को तो 4 NaOH की जरूरत पड़ेगी और ये 4 NaCl। ठीक है, ये जो बना ये क्या है, एक व्हाइट प्रेसिपिटेट। कैसा है, व्हाइट प्रेसिपिटेट। फिर ये जो व्हाइट प्रेसिपिटेट बना, अगर हम इसकी रिएक्शन करवाएं किसके साथ बेटा, एक्सेस NaOH के साथ। फिर से क्या, एक्सेस NaOH के साथ, तो क्या बनेगा, इसका सॉल्युबल कॉम्प्लेक्स Na2SnO3, समझ में आएगा नहीं, साथ में वाटर, ये 2 NaOH है ना। अब रिएक्शन देखो, 4 2 6 हाइड्रोजन, यहाँ पे ये तो 3 H2O। तो ये तुम्हारे पास बैलेंस्ड रिएक्शन हो गई। अब ये जो Na2SnO3 बना, ये क्या है, वाटर सॉल्युबल। तो देखो ये जो लास्ट क्लास में हमने रिएक्शंस पढ़ी थी, 3 अलग अलग टाइप के सॉल्ट्स बन रहे थे कि Na2, कौन कौन से सॉल्ट बन रहे थे, मेटल की रिएक्शन हम जब हम करवाए थे, तो Na2MO2 NaMO2 और Na2MO3, ये तुम्हारे पास 3 अलग अलग टाइप के कंपाउंड्स बने थे, सॉल्ट्स बने थे। देखो वो यहां पर भी लास्ट में एक्सेस NaOH में वही बन रहे हैं, समझे कि नहीं? तो जो पहले था वो काफी रिलेटेबल है यहाँ पर। ठीक है, अब देखो यहाँ पर जितनी भी ये रिएक्शंस हमने देखी, उनमें किसी भी एलिमेंट का कोई ऑक्सीडेशन स्टेट में चेंज नहीं हुआ। क्या, ऑक्सीडेशन स्टेट में किसी भी तरह का कोई चेंजेस नहीं हुआ। इसका मतलब ये जो जितनी भी रिएक्शंस हैं वो सारी की सारी कैसी रिएक्शंस हैं, नॉन रिडॉक्स रिएक्शंस हैं। कैसी रिएक्शंस हैं, नॉन रिडॉक्स रिएक्शंस है। समझ में आएगा नहीं? अब ये हमारे पास NaOH के साथ था, क्या कि अगर लिमिटेड NaOH के साथ करवाओगे तो प्रेसिपिटेट बनेगा इन सब के साथ, और एक्सेस में अगर करवाओगे तो वाटर सॉल्युबल कंपाउंड। लेकिन यही तुम्हारे पास जो जिंक है, जो हमने सबसे इससे पहले देखा था, तो जिंक, तो इसमें जो केवल जो जिंक है, ये जो जिंक है, तो जो Zn है वो अकेला एकमात्र यहाँ पर एक ऐसा कंपाउंड है, ऐसा एलिमेंट है, या फिर इसके जो सॉल्ट है वो है, जो NH4OH के साथ भी ऐसे ही रिएक्शंस शो करते हैं। समझ में आया कि नहीं? तो ये लिख सकते हो पॉइंट के तौर पे कि Zn अकेला एलिमेंट है, Zn ओनली एलिमेंट, क्या, विच या फिर हुज सॉल्ट, हुज salt gives same reactions, gives same reaction with NH4OH with
NH4OH ऑल्सो। बाकी जो रिमेनिंग बाकी के जो तुम्हारे पास जितने भी ये बाकी के जो एलिमेंट्स हैं उनके जो सोल्ट्स हैं, जो वो क्या करते हैं, केवल व्हाइट प्रेसिपिटेट देते हैं। रिमेनिंग ओनली गिव्स व्हाइट पीपीटी, ओनली गिव्स व्हाइट पीपीटी। ठीक है, कैसे देते हैं, एक काम करते हैं, वो रिएक्शन से समझते हैं। लिखे रिएक्शंस, तो देखिए रिएक्शंस कैसे लिखेंगे। तो अभी हमने क्या बोला कि केवल जिंक, तुम्हारे पास जिंक के जो सोल्ट्स हैं वो क्या करते हैं, वो तुम्हारे पास NH4OH के साथ भी सेम ऐसे ही रिएक्शन शो करते हैं, बाकी के जो है वो तुम्हारे ऐसे शो नहीं करते। मतलब क्या कि जैसे मान लीजिए पीबी का हमने नाइट्रेट लिया, PbNO3 होल ट्वाइस, अगर हम इसका रिएक्शन NH4OH के साथ करेंगे तो क्या होगा, सॉल्ट बनेगा और लेड का हाइड्रोक्साइड, Pb का हाइड्रोक्साइड PbOH होल ट्वाइस बनेगा, और जो सोल्ट बनेगा वो क्या बनेगा, NH4NO3। अब ये जो PbOH होल ट्वाइस बनेगा ये तुम्हारे पास व्हाइट प्रेसिपिटेट, मतलब एक्सेस NH4OH में ये सॉल्युबल नहीं है। ये क्या तुम्हारे पास जो PbOH होल ट्वाइस है वो नॉट सॉल्युबल इन एक्सेस NaOH, नॉट सॉल्युबल इन एक्सेस NH4OH, NaOH नहीं NH4OH। ठीक है, लेकिन जैसे Pb है सेम टू सेम एल्यूमिनियम भी, सेम टू सेम Sn भी, लेकिन जो जिंक है वो अकेला एकमात्र है जो, जैसे मान लीजिए जिंक का मैंने सोल्ट लिया ZnNO3 होल ट्वाइस, अगर मैं इसका रिएक्शन करवाऊं NH4OH के साथ, तो देखो मैंने सीधा बैलेंस्ड रिएक्शन लिख रहा हूं, तो क्या करेगा, सबसे पहले अपना वाटर इनसॉल्युबल हाइड्रोक्साइड का फॉर्मेशन करेगा, समझ में आएगा नहीं, साथ में सॉल्ट बनाएगा NH4NO3, ये लो रिएक्शन बैलेंस्ड हो गई। ठीक है, अब ये जो ZnOH होल ट्वाइस है ये तुम्हारे पास इनसॉल्युबल है, ये क्या है, इनसॉल्युबल। लेकिन ये जो ZnOH होल ट्वाइस है ये तुम्हारे पास जो सॉल्यूशन बना 2NH4NO3, ये जो सॉल्यूशन बना ये तुम्हारा एक्सेस NH4OH में क्या, एक्सेस NH4OH में वाटर सॉल्युबल हो जाता है। क्यों, क्योंकि यहां पर जिंक क्या है, डी ब्लॉक का एलिमेंट है, और NH यहाँ पर जिंक क्या है, डी ब्लॉक का एलिमेंट है, और जो NH3 है वो किसकी तरह काम करता है, एज ए लिगेंड की तरह काम करता है। क्यों, बिकॉज ये तुम्हारे पास एक डी ब्लॉक का एलिमेंट है, क्या है, डी ब्लॉक का एलिमेंट है, एंड NH3 यहाँ पर किसकी तरह काम करता है, एक्ट एज लिगेंड, किसकी तरह काम करता है, एक लिगेंड की तरह काम करता है, और अपना सॉल्युबल कॉम्प्लेक्स कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बनाता है ZnNH3 होल 4 और NO3 होल ट्वाइस साथ में वाटर। ठीक है, तो ये जो कंपाउंड बना ये कैसा कंपाउंड बना, एक सॉल्युबल कंपाउंड बना, है ना। अब देखो अगला जो हमारे पास जो सॉल्ट्स हैं वो कौन से सॉल्ट्स हैं, तुम्हारे पास जो वाटर इनसॉल्युबल होते हैं, जो तुम्हारे पास अपने इनसॉल्युबल हाइड्रोक्साइड्स का फॉर्मेशन करते हैं। इसका जो इनसॉल्युबल हाइड्रोक्साइड्स का फॉर्मेशन करते हैं, हमारे पास दो तरह के सॉल्ट हो गए, एक अमोनियम सॉल्ट्स और दूसरे हमारे जो तुम्हारे वाटर सॉल्युबल हाइड्रोक्साइड्स का फॉर्मेशन करते हैं विथ एक्सेस NaOH। और उसमें हमारे पास एक जो आया वो किसका आया है कि जिंक का, जिंक जो है तुम्हारे पास वो NH4OH में भी सॉल्युबल होता है, एक्सेस NH4OH में भी और एक्सेस NaOH में भी, जबकि बाकी के जो तुम्हारे पास ये एलिमेंट्स हैं वो एक्सेस NH4OH में सॉल्युबल नहीं होते। ठीक है, तो ये प्रॉपर्टी है, थोड़ा ध्यान में रखना पड़ेगा। अगला है हमारे पास थर्ड टाइप के जो सोल्ट्स हैं वो कौन से सोल्ट्स हैं, सोल्ट्स विच फॉर्म इनसॉल्युबल हाइड्रोक्साइड, जो इनसॉल्युबल हाइड्रोक्साइड्स का फॉर्मेशन करते हैं।
वो सॉल्ट्स जो इनसॉल्युबल हाइड्रोक्साइड्स का फॉर्मेशन करते हैं, ये हमारे पास थर्ड टाइप के सॉल्ट्स हैं, ठीक है। जैसे इसके अंदर देखिए एग्जांपल, तुम्हारे पास कुछ कुछ मेटल्स हैं, कौन कौन से वो मेटल्स हैं जो इनसॉल्युबल हाइड्रोक्साइड्स का फॉर्मेशन करते हैं। कॉपर हो गया, Fe हो गया, आयरन, निकिल हो गया, Mn मैंगनीज हो गया, ठीक है। देन तुम्हारे पास बेटा क्रोमियम हो गया, एटसेट्रा। ये तुम्हारे पास वो मेटल्स हैं जो इनसॉल्युबल हाइड्रोक्साइड्स का फॉर्मेशन करते हैं। जैसे देखिए CuSO4 है, कॉपर की बात करें, जैसे मान लीजिए कॉपर सल्फेट है, अगर हम इसका रिएक्शन करवाएं NaOH के साथ तो क्या बनता है, कॉपर का हाइड्रोक्साइड। कॉपर किस ऑक्सीडेशन स्टेट में है, इनिशियली +2 ऑक्सीडेशन स्टेट के अंदर है, तो Cu का हाइड्रोक्साइड बनेगा CuOH होल ट्वाइस प्लस Na का सोल्ट Na2SO4, समझे कि नहीं। और ये जो CuOH होल ट्वाइस है, याद करो कॉपर का पहले ही बता चुका हूँ, कॉपर +2 में इसका जो कलर मिलेगा वो कैसा कलर का हाइड्रोक्साइड मिलता है, ब्लू कलर का हाइड्रोक्साइड। कैसे कलर का, ब्लू कलर हाइड्रोक्साइड हमको ऑब्टेन होता है, ठीक है। ऐसे ही अगर हम बात करें बेटा Fe का, Fe यहाँ पर ऑक्सीडेशन स्टेट 2 शो कर सकता है, एक Fe+2 भी हो सकता है और Fe+3 भी हो सकता है। अगर हम Fe+2 वाले की बात करें तो Fe+2 के अंदर जैसे मान लीजिए FeSO4 है, अगर हम FeSO4 का रिएक्शन करवाएं NaOH के साथ तो क्या बनाएगा, अपना FeOH होल ट्वाइस रेस्पेक्टिव हाइड्रोक्साइड्स का फॉर्मेशन होगा, साथ में सॉल्ट बनेगा Na2SO4। तो ये भी क्या है, वाटर इनसॉल्युबल हाइड्रोक्साइड है। कैसा है, वाटर इनसॉल्युबल हाइड्रोक्साइड है। और तुम्हारे पास इसका जो कलर होता है वो कैसा कलर होता है, लाइट ग्रीन कलर। कैसा कलर का, लाइट ग्रीन कलर का हमको हाइड्रोक्साइड देखने को मिलता है, ठीक है। ऐसे ही Fe+2 है, एक Fe+3 में भी हाइड्रोक्साइड, दोनों ही हाइड्रोक्साइड्स क्या होते हैं, वाटर इनसॉल्युबल होते हैं। Fe+2 का हाइड्रोक्साइड भी और Fe+3 का हाइड्रोक्साइड दोनों ही वाटर इनसॉल्युबल होते हैं। जैसे मान लीजिए Fe+3 की बात करें तो Fe+3 का FeCl3 उसका एक सॉल्ट है, अगर हम इसका रिएक्शन NaOH के साथ करवाएंगे तो बेटा क्या बनेगा, Fe का +3 में हाइड्रोक्साइड, Fe+3 में हाइड्रोक्साइड मतलब FeOH होल थ्राइस प्लस Na2SO, सॉरी Na2 नहीं, NaCl, क्या बनेगा साथ में NaCl। अब यहाँ पर ये जो FeOH होल थ्राइस बना, ये भी क्या है, वाटर इनसोल्यूबल। ये सारे के सारे क्या है, वाटर इनसोल्यूबल हाइड्रोक्साइड्स हैं, सब क्या है, वाटर इनसोल्यूबल हाइड्रोक्साइड्स हैं। और ये जो FeOH होल थ्राइस होता है ये कैसे कलर का प्रेसिपिटेट होता है, रेड प्रेसिपिटेट, रेड PPT, ठीक है। अगला देखो, जैसे तुम्हारे पास अभी मैंने Fe का हो गया, अब जैसे बात करते हैं निकिल का, तो निकिल का देखो Ni, इनका रिएक्शन भी हम जब NaOH के साथ करवाएंगे तो क्या बनता है, इसका भी अपना हाइड्रोक्साइड का फॉर्मेशन होता है NiOH होल ट्वाइस प्लस साथ में NaNO3, जो दूसरा जो तुम्हारे पास सोल्ट बनेगा वो क्या बनेगा, NaNO3, ठीक है। अगला देखो, जैसे अगला हम बात करें अगर Mn का तुम्हारे पास बेटा MnCl2 है, प्लस हमने रिएक्शन करवाया NaOH के साथ। कितने NaOH के साथ, सब में बैलेंस्ड रिएक्शन लिखोगे तो यहाँ पे तो देखो +3 वाले में Fe के अंदर 3 NaOH की जरूरत होगी, यहाँ पे 2 NaOH की, वहां पर 2 NaOH की, ठीक है। सारी रिएक्शंस बैलेंस्ड है। अब देखो MnCl2 का रिएक्शन करवाया NaOH के साथ तो क्या बनाया, उसका रेस्पेक्टिव हाइड्रोक्साइड प्लस सोल्ट क्या बनेगा, इसका पॉजिटिव और इसका नेगेटिव NaCl। तो Mn जो OH होल ट्वाइस होता है इसका कलर कैसा होता है, बफ कलर्ड सॉल्यूशन। थोड़े ध्यान में रखने होंगे क्योंकि ये चीज हमको सोल्ट एनालिसिस में भी काम आने वाली है। ये सारे के सारी चीजें हमको सोल्ट एनालिसिस में काम आने वाला है कि FeOH होल थ्राइस कैसे कलर्ड का प्रेसिपिटेट होता है, Fe+2 कैसे कलर, Fe+2 का जो हाइड्रोक्साइड होता है ये कैसे कलर्ड का प्रेसिपिटेट है, ये सब चीजें हमको सोल्ट एनालिसिस में काम आने वाली है, ठीक है। तो फिर तुम्हारे पास बेटा जैसे क्रोमियम है,
क्रोमियम का CrCl3, अगर हम इसकी रिएक्शन करवाएं, इसका जो हाइड्रोक्साइड होता है वो क्या होता है, CrOH होल थ्राइस प्लस सॉल्ट क्या बनेगा, NaCl। कितने, यहां पर हमको NaOH की जरूरत पड़ेगी 3 NaOH की, ठीक है। और ये जो CrOH होल थ्राइस बना, ये क्या होता है तुम्हारे पास, ये भी प्रेसिपिटेट है। और कैसे कलर का प्रेसिपिटेट होता है बेटा, ग्रीन कलर्ड प्रेसिपिटेट। कैसे कलर्ड का, ग्रीन कलर्ड प्रेसिपिटेट। तो ये था हमारे पास थर्ड टाइप के सोल्ट्स जो तुम्हारे वाटर इनसॉल्युबल हाइड्रोक्साइड्स का फॉर्मेशन करते हैं। तो 3 तरह के हमारे सोल्ट्स हो चुके हैं, कौन कौन से, एक अमोनियम सोल्ट, दूसरे जो वाटर सॉल्युबल हाइड्रोक्साइड्स बनाते हैं, और तीसरे हैं हमारे पास जो वाटर इनसॉल्युबल हाइड्रोक्साइड्स का फॉर्मेशन करते हैं। सेकंड वाले में और थर्ड वाले में डिफरेंस क्या है, ये समझ में आएगा नहीं। यहाँ पर तुमको वाटर इनसॉल्युबल होते हैं, चाहे वो एक्सेस NaOH हो, एक्सेस NaOH में भी वाटर इनसॉल्युबल रहेंगे। और जो सेकंड वाला था उसमें क्या था कि पहले तो इनसॉल्युबल होते हैं, लिमिटेड NaOH में इनसॉल्युबल होते हैं, लेकिन एक्सेस NaOH में वो तुम्हारे डिसॉल्व कर जाते हैं, वाटर सॉल्युबल कंपाउंड बनाते हैं। लेकिन यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं है। तो ये हमारे पास था थर्ड टाइप के सोल्ट्स। तो अब हमारे पास बेटा 3 टाइप के सोल्ट्स की रिएक्शंस हम लोग पढ़ चुके हैं NaOH के साथ। अब जो हमारे पास लास्ट टाइप है, फोर्थ टाइप के जो सोल्ट्स हैं NaOH के साथ रिएक्शंस, तो वो कौन से सोल्ट्स हैं, जो अनस्टेबल हाइड्रोक्साइड्स का फॉर्मेशन करते हैं। अगले टाइप के जो हमारे पास सोल्ट्स हैं वो हैं तुम्हारे पास सोल्ट्स विच फॉर्म देयर अनस्टेबल हाइड्रोक्साइड्स, फॉर्म अनस्टेबल हाइड्रोक्साइड्स, क्या, जो तुम्हारे अनस्टेबल हाइड्रोक्साइड्स का फॉर्मेशन करते हैं वो सोल्ट्स। इसके अंदर किस किस के कौन कौन से एलिमेंट्स के हाइड्रोक्साइड्स आते हैं, सिल्वर एंड मरकरी। याद हो तो अगर हम लोगों ने एलिंगम डायग्राम पढ़ा था बेटा मेटलर्जी के अंदर, तो उसमें जो एलिंगम डायग्राम में हमने देखा था कि Ag और जो Hg होते हैं उनका एलिंगम डायग्राम तुम्हारे पास एलिंगम डायग्राम के अंदर वो काफी ऊपर आते हैं, है ना। तो बिल्कुल से कारण वही है कि उनके ऑक्साइड्स हाइड्रोक्साइड्स वो क्या होते हैं, हाईली अनस्टेबल होते हैं। थोड़े से ज्यादा हीट करने पे तो तुम्हारे वो तुरंत डिकम्पोज कर जाते हैं, ठीक है। तो इसी टाइप के जो सोल्ट्स हैं उनका रिएक्शंस की बात करते हैं। तो जैसे देखो, हम ऑलरेडी जानते हैं कि जो जैसे कि अगर हम सिल्वर का जो कार्बोनेट है क्या, Ag2CO3, तो वो क्या होता है कि जब हम उसको हीट करते हैं तो वो तुरंत अपने ऑक्साइड में टूटता है Ag2O में और CO2 गैस रिलीज करता है, हाँ है ना। और अगर हम और ज्यादा अगर फर्दर हीटिंग करें, स्ट्रॉन्ग हीटिंग कर दें Ag2O का, तो Ag2O जो है वो तुम्हारा थर्मली अनस्टेबल होता है एलिंगम डायग्राम से, याद करो। तो तुम्हारे पास वो खुद किस में टूट जाएगा, Ag के अंदर, और O2 गैस साथ में रिलीज करेगा, बराबर है कि नहीं। क्या तुम्हारे पास Ag2O जो है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, 2Ag प्लस हाफ O2, क्योंकि वो तुम्हारे पास खुद थर्मली अनस्टेबल होता है। तो ओवरऑल अगर देखोगे तो तुम्हारे पास जो Ag2CO3 है, सिल्वर का जो कार्बोनेट है, वो तुम्हारे पास थर्मली अनस्टेबल होने की वजह से वो तुम्हारे पास जैसे किस में टूट जाएगा तुरंत, Ag में, CO2 में, प्लस हाफ O2 में, है ना। ऐसे ही तुम्हारे पास इनके जो, जैसे मान लीजिए मेरे पास एक अब दूसरा सिल्वर का कोई सोल्ट है, मान लीजिए AgCl। AgCl क्या है, सिल्वर का सोल्ट है। अब अगर इसका रिएक्शन में बेटा अगर NaOH के साथ करवाता हूं तो सबसे पहले क्या होगा कि AgOH ये अपना हाइड्रोक्साइड बनाएगा AgOH, जो कि तुम्हारे पास AgOH एक व्हाइट पीपीटी होता है और अनस्टेबल है। क्या है, अनस्टेबल है। ये क्या है, अनस्टेबल है। और साथ में NaCl बनाएगा, यहां से NaCl ही बनेगा। अब देखो ये जो तुम्हारे पास अगर ये अनस्टेबल है तो ये क्या करता है कि 2AgOH वो तुम्हारे पास मिल करके किसमें कन्वर्ट हो जाता है, Ag2O अपने ऑक्साइड में प्लस वाटर का फॉर्मेशन करता है। समझ में आएगा नहीं। तो ऐसे तुम्हारे पास सॉल्ट्स जो अनस्टेबल हाइड्रोक्साइड्स हैं वो कौन कौन बनाता है, सिल्वर एंड मरकरी। कौन कौन से, सिल्वर एंड मरकरी,
तो वो जो तुम्हारे पास हाइड्रोक्साइड्स हैं वो आपस में कंबाइन होकर के क्या हो जाते हैं, अपने ऑक्साइड्स का फॉर्मेशन करते हैं, जो खुद तुम्हारे पास थर्मली अनस्टेबल होते हैं, और अगर उनको तुम ज्यादा हीट कर दोगे तो वो खुद डिकम्पोज हो जाएंगे। अगर तुम चाहोगे तो इसको अगर हीट करना चाहोगे तो तुम्हारे पास वो खुद किस में कन्वर्ट हो जाएगा कि Ag+½ O2 में, अगर हीट किया तो। नहीं हीट करोगे तो Ag2O की फॉर्म में रहेगा। ठीक है, तो Ag2O जो होता है उसका कलर बेटा ध्यान में रखना, ये तुम्हारे पास ब्राउन प्रेसिपिटेट होता है। कैसा कलर का होता है, ये तुम्हारे पास ब्राउन पीपीटी होता है, Ag2O। ठीक है, अब अगला हम बात करते हैं जैसे सिल्वर का, तो बेटा Ag के बाद, सिल्वर के बाद हमारे पास है मरकरी का, HgNO3 होल ट्वाइस। जैसे मान लीजिए क्या है, एक सिल्वर का सोल्ट है, सिल्वर नाइट्रेट है, इसका अगर हम रिएक्शन करवाएं NaOH के साथ तो क्या बनेगा, मरकरी का हाइड्रोक्साइड। मरकरी का यहाँ पे +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में है, तो तुम्हारे पास HgOH होल ट्वाइस। ये क्या होते हैं, तुम्हारे पास थर्मली अनस्टेबल है, क्या है, थर्मली अनस्टेबल है। तो ये जो तुम्हारे पास HgOH होल ट्वाइस है, तो ये तुम्हारे पास फिर बाद में किस में कन्वर्ट हो जाता है, HgOH होल ट्वाइस। थोड़ा सा इसको थर्मली हम हीट करते हैं तो उसे तुरंत किस में कन्वर्ट हो जाएगा, अपने ऑक्साइड में, क्योंकि हाइड्रोक्साइड से ज्यादा स्टेबल यहाँ पे इसका क्या है, हाइड्रोक्साइड से ज्यादा स्टेबल क्या है इसका, ऑक्साइड, HgO में, और साथ में H2O। तो HgO जो होता है वो कैसे कलर का बेटा, प्रेसिपिटेट होता है, येलो प्रेसिपिटेट। तो बेटा केवल दो तुम्हारे पास है, सिल्वर एंड मरकरी, जिनके हाइड्रोक्साइड्स हमारे क्या होते हैं, अनस्टेबल होते हैं, तो वो तुम्हारे पास आपस में मिलकर के अपने ऑक्साइड का फॉर्मेशन कर लेते हैं। जैसे Ag2O जो कि कैसा कलर का होता है, एक ब्राउन प्रेसिपिटेट होता है, और जो Hg है उसका ऑक्साइड जो होता है वो कैसा होता है, HgO, तुम्हारे पास एक येलो प्रेसिपिटेट होता है। यहाँ पे देखोगे तो Hg जो है वो किससे बना, +2 से, तो इसको हम बोलते हैं मर्क्यूरिक। ये जो तुम्हारे पास जो HgOH होल ट्वाइस बना, इसको हम क्या बोलेंगे, मर्क्यूरिक हाइड्रोक्साइड। इक और एस, ये जो नाम है वो तुमको पता होना चाहिए। जैसे देखिए तुम्हारे पास मान लीजिए यही होता Hg2NO3 होल ट्वाइस, तो ये क्या है, यहाँ पर Hg+1 में है, Hg2NO3 होल ट्वाइस में जो Hg है वो किस में है, +1 में है। तो अगर तुम इसी का रिएक्शन NaOH और फिर हीट करोगे, मान लीजिए मैंने इसके रिएक्शन करवा दी, NaOH साथ में हीट कर दिया, तो जो फाइनल प्रोडक्ट बनेगा वो क्या बनेगा, Hg2O। क्या बनेगा, Hg2O प्लस साथ में NaNO3, प्रोडक्ट वही बनेंगे, साथ में वाटर। तो ये जो तुम्हारे पास ऑक्साइड बना Hg2O, इसको हम क्या बोलेंगे, यहां पर Hg किसमें है, +1 में, तो इसको हम बोलेंगे मर्क्यूरस ऑक्साइड। ये क्या है, मर्क्यूरस ऑक्साइड, क्योंकि Hg क्या है, अपने लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट में, और जबकि HgO में क्या है, मर्करी +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में है। इसको हम इसलिए क्या बोलेंगे, मर्क्यूरिक ऑक्साइड। तो कब इक बोलना है और कब एस बोलना है ये पता होना चाहिए। अगर लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट में होगा तो हम उसको क्या बोलेंगे, अस, और अगर तुम्हारे पास हायर ऑक्सीडेशन स्टेट में होगा तो उसको हम क्या बोलते हैं, इक। ठीक है, तो ये हमारे पास बेसिकली चौथे टाइप की रिएक्शन थी सॉल्ट्स के साथ। बस इतनी हमको रिएक्शंस पढ़नी थी सॉल्ट के अंदर। ठीक है, तो हम लोग के मेन जो NaOH की जो रिएक्शंस थी, प्रॉपर्टीज थी, वो हमारी खत्म हो चुकी हैं। अब इसके अलावा हमारे पास और क्या है कि बेटा NaOH जो है उसकी कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं, वो कॉस्टिक प्रॉपर्टीज भी एग्जिबिट करता है। क्या करता है, कॉस्टिक प्रॉपर्टीज शो करता है। कॉस्टिक प्रॉपर्टीज का मतलब क्या है, जैसे हम लोग क्रीम वगैरह लगाते हैं तो वो हम किस लिए लगाते हैं, तुम्हारे पास जो स्किन है उसको ब्यूटीफाई करने के लिए, बराबर है कि नहीं। तो वो क्या करते हैं, तुम्हारे पास स्किन के ऊपर एक लेयर का फॉर्मेशन करते हैं, जिसकी वजह से हम लोग की जो स्किन है वो तुम्हारा, उसके ऊपर एक कॉस्टिक तुमको जैसा प्रॉपर्टी देखने को मिलता है। समझ में आएगा नहीं। तो बस यही है कि NaOH जो है तुम्हारे पास, उसको हम लोग कॉस्टिक प्रॉपर्टीज की वजह से जो ब्यूटी रिलेटेड जितने भी हमारे प्रोडक्ट्स होते हैं, बराबर है कि नहीं, कितने क्या, जो ब्यूटी रिलेटेड हमारे जो प्रोडक्ट्स होते हैं इनके अंदर हम लोग यूज करते हैं। कारण क्या है, क्योंकि तुम्हारे पास स्किन के जो प्रोटीन्स हैं
हमारे जो स्किन के जो प्रोटीन्स होते हैं उनके ऊपर अटैक करके ये तुम्हारे पास एक पेस्टी मास का फॉर्मेशन करता है। क्या करता है? एक पेस्टी मास का फॉर्मेशन करता है हमारी जो स्किन होती है उसके ऊपर अटैक करके। इसलिए हम लोग NaOH जो सोडियम हाइड्रोक्साइड है उसको किस लिए यूज करते हैं? तुम्हारे पास जो ब्यूटी रिलेटेड जितने भी हमारे प्रोडक्ट्स होते हैं उनके लिए। ठीक है, तो चाहो तो इनके लिख सकते हो। कॉस्टिक प्रॉपर्टीज का इसका मतलब क्या है? तुम्हारे पास ये मेनली ब्यूटी रिलेटेड प्रोडक्ट्स के अंदर यूज होता है। किसमें? ये क्यों बता रहा हूँ? क्योंकि बेटा डायरेक्टली कई बार क्या होता है कि तुम्हारे पास पूछ लेगा कौन सा तुम्हारे पास सब्सटेंस है जो हम लोग इस चीज के लिए यूज करते हैं। तो डायरेक्टली थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन रहेंगे, ज्यादा कुछ है नहीं। कारण क्या है इसका कॉस्टिक प्रॉपर्टीज शो करने का? बिकॉज इट अटैक्स ऑन skin proteins to form a loose pasty mass। क्या करता है? एक लूज पेस्टी मास का फॉर्मेशन करता है। इसलिए हम लोग इसको क्या करते हैं? ब्यूटी रिलेटेड प्रोडक्ट्स के अंदर यूज करते हैं। ठीक है, और इसी की वजह से NaOH को हम लोग क्या बोलते हैं? कॉस्टिक सोडा। इसी यही प्रॉपर्टी की वजह से हम इसको क्या बोलते हैं? Hence it is known as caustic soda। तो ये तुम्हारे पास इसी की वजह से हम इसको क्या बोलते हैं? कॉस्टिक सोडा। तो जैसे तुम्हारे पास NaOH को हम बोलते हैं कॉस्टिक सोडा, तो बेटा जो एक्वस सॉल्यूशन होता है NaOH का, इसका एक और नाम होता है, मैंने क्या बोला? NaOH के एक्वस सॉल्यूशन को हम क्या बोलते हैं? सोडा ले। ये फॉर्मूला है, डायरेक्टली ध्यान में रखना है। ऐसे ही तुम्हारे पास एक इंपॉर्टेंट और है कि KOH एक्वस। अब इसको देख रहे हैं तो साथ में इसको भी देख लेते हैं। KOH जो एक्वस होता है उसको हम क्या बोलते हैं? पोटास ले। क्या? पोटास ले। NaCl के एक्वस सॉल्यूशन को हम क्या बोलते हैं? जबकि हमने पढ़ा है, ये पहले पढ़ चुके हैं। NaCl के एक्वस सॉल्यूशन को हम क्या बोलते हैं? ब्राइन सॉल्यूशन। क्या बोलते हैं? ब्राइन सॉल्यूशन। ठीक है, NaOH के एक्वस सॉल्यूशन को क्या बोलते हैं? सोडा ले। ठीक है, और KOH के एक्वस सॉल्यूशन को क्या बोलेंगे? पोटास ले। इसके बाद बेटा NaOH के अंदर बहुत ही एक छोटी सी रिएक्शन आती है कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ, रिएक्शन विथ कार्बन मोनोऑक्साइड। हालांकि ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन बहुत साल पहले 1995 के अराउंड तुम्हारा जेई के अंदर एक बार पूछा गया था कि क्वेश्चन इसकी रिएक्शन। तो बेटा जो NaOH है, क्या NaOH कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ जब हम इसका रिएक्शन करवाते हैं, इसका प्रोडक्ट पूछा था उस टाइम पर जनरली, और बस यही रिएक्शन ही है और इसके अंदर कुछ है नहीं जो ध्यान में रखना है तुम्हारे पास। जब हम इस कार्बन मोनोऑक्साइड का रिएक्शन NaOH के साथ करवाते हैं, लगभग तुम्हारा 150 से 200 150 से 200 डिग्री सेल्सियस के ऊपर और लगभग 5 से 10 ATM प्रेशर के ऊपर, तो क्या होता है कि सोडियम फॉर्मेट का फॉर्मेशन होता है। क्या होता है? सोडियम फॉर्मेट का फॉर्मेशन होता है। समझ में आएगा नहीं? ये क्या होता है? तुम्हारे पास फॉर्मिक एसिड को प्रिपेयर करने के लिए काम में आता है। इसके बाद तुम H2O के साथ रिएक्शन करवा दो, हाइड्रोलिसिस करवा दो, तो तुम्हारा फॉर्मिक एसिड बनेगा। तो ये ऑर्गेनिक की रिएक्शन है हालांकि, लेकिन क्योंकि अब NaOH की रिएक्शन पढ़ रहे हैं तो यहाँ पर भी तुम्हारे पास इसीलिए बता दिया। ठीक है, तो बहुत पहले आया था, अभी ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है ये तुम्हारे लिए, लेकिन एक बार आ चुका है जेई के अंदर तो कभी भी आ सकता है। इसको हम क्या बोलते हैं? सोडियम फॉर्मेट। क्या बोलते हैं? सोडियम फॉर्मेट। ठीक है, इसके बाद बेटा हम थोड़े से यूजेस देख लेते हैं NaOH के। तो अब हमारे पास NaOH बेसिकली खत्म हो चुका है। तो एक तो सबसे पहला यूज बात करें तो इसको हम एज ए लेबोरेटरी के अंदर रिएजेंट के तौर पे यूज करते हैं। क्या? एज लेबोरेटरी इसके मेन यूजेस देखेंगे, सारे यूजेस नहीं देखने। एज लेबोरेटरी रिएजेंट के तौर पे हम लोग NaOH को यूज करते हैं। इसके अलावा तुम्हारे पास जो पेट्रोलियम इंडस्ट्री है उसके अंदर हम लोग रिफाइनिंग के लिए यूज करते हैं। किसको? NaOH को।
फॉर रिफाइनिंग करने के लिए भी हम लोग क्या यूज करते हैं, NaOH को यूज करते हैं इन पेट्रोलियम इंडस्ट्री। एंड जो सबसे लास्ट और मोस्ट इंपॉर्टेंट इसका यूज है वो क्या है, इन प्योरिफिकेशन ऑफ बॉक्साइट। बॉक्साइट का फॉर्मूला याद करो, Al2O3.2H2O बताया था मेटलर्जी में। तो वहां पर भी हम लोग उसको प्योरीफाई करने के लिए, याद करो लीचिंग, तो वहां पर भी हमने NaOH का यूज किया था, वो सबसे इंपॉर्टेंट यूज है। तो वो तुम्हारे पास थर्ड यूज क्या है, इन प्योरिफिकेशन ऑफ बॉक्साइट। तो बेटा ये था हमारे पास NaOH के बारे में। तो बेसिकली NaOH के बारे में हम लोगों ने काफी कुछ पढ़ लिया। तो सबसे पहले हम लोगों ने स्टार्ट किया था NaOH का फॉर्मेशन, उसका प्रिपरेशन हमने 2 मेथड से किया था। कौन कौन से, एक तो हमारे पास था नेल्सन सेल, या फिर जिसको हमने बोला था डायफ्रैगम सेल, और जो हमारे पास दूसरा उसके अंदर हमने जो प्रोसेस से हमने NaOH को जो प्रोड्यूस किया वो था कास्टनर केल्नर सेल। ठीक है, उसके बाद हमने इसकी प्रॉपर्टीज के बारे में बात की। बेटा प्रॉपर्टीज में हमने सबसे पहले प्रॉपर्टीज की डिस्कस की थी कि ये तुम्हारा NaOH जो है एक डेलिक्वेसेंट व्हाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है। डेलिक्वेसेंट का क्या मतलब था ये ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं। और उसके बाद हम लोगों ने इसकी अलग अलग रिएक्शंस को पढ़ा। बेटा सारी की सारी ये जो रिएक्शंस हैं, सबसे पहले जो एसिडिक ऑक्साइड है उनकी रिएक्शंस कैसे लिखनी है, सब तुम लोग अपने से लिख करके प्रैक्टिस करोगे, 2 बार लिखोगे तब जाकर के तुम्हारी ये रिएक्शंस याद होंगी, वरना रिएक्शंस याद नहीं होंगी। इवन मुझे भी याद नहीं रहती है, ऐसे ही तुम लोग को भी याद नहीं रहेंगी अगर तुम लोग खुद से नहीं करोगे तो। ठीक है, तो रिएक्शंस खुद से लिखने की कोशिश करना, बिना लिखे रफ कॉपी में बिना लिखे अगर तो प्रैक्टिस नहीं करोगे तो तुमको ये रिएक्शंस याद नहीं होगी, इनऑर्गेनिक बहुत ज्यादा बर्डन बन जाएगा। तो इसलिए रिएक्शंस को याद करना जरूरी है। ठीक है, आज के लिए इतना ही करते हैं। अगली क्लास में हम लोग कैल्शियम के कंपाउंड्स पढ़ेंगे। नहीं, उससे पहले हम लोग सोडियम बाइकार्बोनेट और सोडियम तुम्हारे कार्बोनेट के बारे में पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर।